अब आइए, हमने जाना कि यूएसएसआर बहुत दूसरी महाशक्ति बनी, यूएस को चुनौती मिला, पूंजीवाद को इन्होंने चुनौती दिया, है कि नहीं। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति उभरी? कुछ तो कारण नहीं होंगे भाई, कुछ तो कमियां रही होगी, तभी तो यूएसएसआर की पतन हो गया और यूएस ही एक अमेरिकी महाशक्ति बन गई। क्या रही? तो पहली जो कमियां थी, सबसे बड़ी कमी थी, वो थी लाल फीताशाही को बढ़ावा देना। क्या होता लाल फीताशाही? कि आप ऑफिस में गए और कह रहे हैं कि हमको जाति आवासीय आय बनाना है ना, 10 दिन का टाइम ले लिया, पता है कि लेकिन कब रिजेक्ट हो गया, कुछ पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, नहीं तो काम आपके टेबल पर आ रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ हो, काम कब हुआ, आप बताइए, काम कब होला, होगा बढ़िया में, काम कब होता है, होगा बढ़िया में। यानी कि जो पूरा प्रशासन तंत्र था वो लाल फीताशाही में बदल गया, क्योंकि पूरा सरकार किसके नेतृत्व में? सरकार राज के नेतृत्व में था। किसके नेतृत्व में था? राज के नेतृत्व में था। कर्मचारी में क्या हो गया? लाल फीताशाही, कोई मतलब ही नहीं था। क्या हो गया? गैर जिम्मेदार, कोई दंड, रूल ऑफ लॉ ज्यादा नहीं, तो क्या हो गया? लाल फीताशाही। सबसे जो मेन कारण था वो था लाल फीताशाही आ गया। जैसे हमने भारत में भी देखा कि लाइसेंस राज, कोटा राज था, तो भारत ने 1991 में एलपीजी किया कि नहीं, वैश्वीकरण, निजीकरण की ओर बढ़ा, तो लाल फीताशाही में बढ़ावा आ गया, है ना। दूसरी कि कम्युनिस्ट पार्टी है ना, सॉरी यहाँ पर अलग हो गया, यहाँ पर एक है तो लाल फीता, देखो सॉरी सर, कि पहला में लाल फीताशाही को बढ़ावा मिला और दूसरा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी। हमने जाना कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी जो साम्यवाद इंटरनेशनल को फैलाने की बात करते हैं, और यूएसएसआर के संघ के दोषों के कम्युनिस्ट पार्टी महत्वपूर्ण थे। लेकिन यूएसएसआर में देखा गया कि अन्य पार्टियों को स्थान नहीं मिला, अन्य पार्टियों को स्थान नहीं मिला और एकमात्र पार्टी रह गई कम्युनिस्ट पार्टी, और यहां पर कोई विपक्ष नहीं। अब बताओ कि जिस शासन में विपक्ष नहीं होगा, सरकार के विरोध करने वाले नहीं होंगे, तो वहां पर तानाशाही स्थापित होगा कि नहीं, वहां पर भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा, अपनी मनमर्जी से काम होगा कि नहीं होगा। अगर कोई कहने वाला ही नहीं हो तो एक पार्टी की सरकार होगा तो उसके मन पर होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी से क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा, विपक्ष का कुछ चला नहीं, और जो भी विपक्ष में विरोध करता उसको जेल में डाल दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता। तो ये दूसरा सबसे बड़ा दोष हुआ। तीसरी बड़ी दोष क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा का क्या हो गया? अभाव हो गया। ये क्या है? यानी कि जो भी राज्य के नियंत्रण में सामान जो प्रोडक्ट हो रहे थे, मान लिया जाए कि एक इसमें मान लेते हैं एग्जांपल, एक मान लेते हैं कि एक गांव है, क्या है? एक गांव है और एक गांव में एक ही दुकानदार है। क्या है? एक ही दुकानदार है। तो इसकी वर्चस्वता बढ़ जाएगी कि नहीं? इसका मन क्या होगा? आपको उधार न दे या उधार दे। इसका मन होगा कि 10 रुपए का सामान वो 20 रुपए में दे दे, या तो जो 10 रुपए में अगर सामान आ रहा है ना, 10 रुपए का सामान आपको 20 रुपया में दे दे। क्या करे? 10 रुपये का सामान आपको क्या 20 रुपया में लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। क्या करे कि 1 केजी चावल है, 1 केजी चावल आपको 900 ग्राम ही दे, कहेगा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। यानी कि वस्तु में गुणवत्ता में कमी आ गई क्या? क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा ही नहीं था। जबकि पूंजीवादी देश की बात करें तो कई सारी कंपनियां थी, तो लोगों में क्या होता है, कई सारी कंपनियों में क्या रहता है? प्रचार होते रहता है। वो कहता है हमारा सामान ले लो, वो कहता है हमारा सामान ले लो। तो जनता जो उपभोक्ता है उसको भी क्या होता है? चॉइस होता है कि वो दुकानदार हमको अच्छा से बिहेव नहीं करा तो वो उस दुकानदार के पास चले गए, यानी वो कंपनी का सामान अच्छा नहीं तो वो कंपनी के पास चले गए। लेकिन यहाँ पर अगर राज्य के नियंत्रण में ही हो, अगर प्रतिस्पर्धा ही कम हो जाए तो गुणवत्ता, वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी हो जाएगा कि नहीं? तो वस्तुओं की गुणवत्ता में भी कमी आ गई। ठीक है, तो ये 30 कारण। चौथा कारण यह था जनता के प्रति गैर जवाबदेह हो गए। एक पार्टी का सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी, और इतनी बड़ी संघ है,
अब जनता को क्या चाहिए? रोटी चाहिए कि कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अब तो जनता पर कम्युनिस्ट पार्टी पर निर्भर हो गई सरकार, और सरकार को कोई जनता से मतलब ही नहीं रहा, तो पूरी तरह गैर जिम्मेदार हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई विपक्ष ही नहीं था। लोग विरोध करते, प्रदर्शन करे, लेटर लिखते, कोई किसी को फर्क पड़ता ही नहीं, तो सरकार ही क्या क्या हो गए? गैर जिम्मेदार हो गए। उसके बाद देखा गया कि 15 यूएसएसआर में देखा गया, यूएसएसआर जो संघ था उसमें 15 को मिलकर ये संघ बना था। कितने को? 15। लेकिन किसका वर्चस्व था? रूस का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? केवल रूस का वर्चस्व था। तो अन्य जो 14 था, मानो कि 15 को आप माने कि 15 को आपके जो एक ग्रुप का लड़का है और एक लड़का की अगर दादागिरी चल रही है, तो 14 लड़कों की क्या करेगा? वो कहेगा कि नहीं नहीं, हम अब नहीं मानेंगे। अगर वो विरोध भी नहीं करेगा तो अंदर से क्या कहेगा? वो देखेगा उसमें क्या होगा, निम्न स्थिति पैदा हो जाएगी। वो कहेगा कि हम इसको लेकर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी समानता ही भाव नहीं। तो इसमें क्या होगा? तो रूस का हमेशा वर्चस्व देखा जा रहा था, क्योंकि रूस तो भौगोलिक रूप से ही बड़ा था, आर्थिक रूप से बड़ा था, तकनीकी रूप से बड़ा था, तो रूस का वर्चस्व चल रहा था। तो 14 जो अन्य इसमें यूएसएसआर से जुड़े हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं डबाडोल हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद बात करें, एक जो सबसे जो प्रमुख घटना हुआ वो था 1979 में अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम जानते हैं कि जो भारत का मैप है, देखते हैं आप, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, और यहाँ अफगानिस्तान के इधर ईरान होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर 1979 में हस्तक्षेप करता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अमेरिका ने अनेक चाल चली। क्या यूएस ने क्या किया? यूएस ने क्या किया कि चलो अफगानिस्तान में यूएसएसआर हस्तक्षेप किया है, तो उसका जो गुट है एक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जानते हैं कि अमेरिका के साथ था, तो कहा कि पाकिस्तान में क्या करेगा? लड़के रहेंगे। क्या रहेंगे? लड़के रहेंगे। और उसको ट्रेंड यानी कि ट्रेनिंग का काम करेगा। तो ट्रेनिंग देगा कौन? ट्रेनिंग देगा अमेरिका, पैसों की फंडिंग करेगा सऊदी अरब, और कहां पर करेगा? पाकिस्तान में। और एक नया आतंकवाद पैदा हुआ। क्या हुआ? आतंकवाद जो सीमा पार। और क्या हो गया? स्नाइपर लेकर चलते थे। क्या चलते थे? स्नाइपर। और जब स्नाइपर वो लेकर चलते थे, और स्नाइपर ने अफगानिस्तान के जो स्नाइपर जो अफगानिस्तान में जो स्नाइपर्स थे वो क्या करते थे? छापामार युद्ध करते थे। क्या करते थे? छापामार गुरिल्ला युद्ध करते थे, है ना। और एक स्नाइपर रखते थे, और जितना जो रूसी सैनिक है, यूएसएसआर के सैनिक था, उसको क्या करते? छुप छुप कर मारने लगे। और इस प्रकार कहा जाता है कि मुख्य रूप से पतन जो हुआ ना, मुख्य रूप से ज्यादा नुकसान हुआ है तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप को लेकर ही हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? उसके बाद देखा अगला जो कमियां थी वो था संसाधनों का दुरुपयोग। क्या था संसाधन का दुरुपयोग? हम जानते हैं कि यूएस जो था वो पूंजीवादी देश था, कई सारे कंपनियां थी, प्रतिस्पर्धा था, पूंजीवाद, व्यापार और बाजार की खुलापन की नीति पर काम कर रहा था। जबकि यूएसएसआर जो था उन्होंने अपनी कई सारी जो संसाधनों का उपयोग चंद्रयान मिशन, हथियार बनाने में, सेना पर खर्च करने में, और अपने जो पिछलग्गू देश पर उस पर खर्च करने पर, अनुदान करने में बहुत सारे वो अपने संसाधनों में क्या कर दिया? व्यस्त कर दिया। बहुत सारे दुरुपयोग किया, जो एक सबसे बड़ी कारण रही यूएसएसआर का पतन के कारण। क्या उन्होंने किस में पे? तो उन्होंने सेना पर, हथियार पर, अनुदान पर, इन सारी चीजों पर यूएसएसआर ने अपनी बहुत सारे संसाधनों का क्या किया? दुरुपयोग किया। तो ये था यूएसएसआर के विघटन के कारण। तो सबसे मुख्य रूप से ये है। तो सबसे अगर मुख्य रूप से बात करें तो क्या है? लाल फीताशाही को बढ़ावा, कम्युनिस्ट पार्टी की वर्चस्व, विपक्ष का न होना, तीसरा है प्रतिस्पर्धा का अभाव जिससे निम्न गुणवत्ता आ गई। ठीक है, जनता के प्रति गैर जिम्मेवार सरकार अब हो गई, रूस का वर्चस्व देखा गया, तो अन्य 14 संघ थे वो इनसे दूर हटने लगे।
अफगानिस्तान में हस्तक्षेप जिससे रूसी सैनिकों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ और एक तालिबान जो कहते हैं है ना स्नाइपर्स छापामार युद्ध एक नई प्रश्न हुआ और उसके बाद संसाधनों का यह दुरुपयोग हुआ। तो ये था यूएसएसआर के विघटन के कारण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एक और जो सबसे जो प्रमुख कारण थी वो थी मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। ये क्या है? तो हम जानते हैं कि उस समय पश्चिम देशों में क्या चल रहा था, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति चल रही थी। हम जानते हैं कि उस समय 80-90 के दौर में क्या चला था, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर का दौर चल रहा था। तो पश्चिम देश में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आ रही थी और मिखाइल गोर्बाचेव क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव क्या बनते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। क्या बनते हैं वो? महासचिव बनते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने सुधार करने की सोचा। क्या करना? सुधार। क्योंकि उन्होंने देखा कि जहां पश्चिम देशों में सूचना प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है, विकास हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं और हम यूएसएसआर पीछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने ही पार्टी में, अपने ही देश में, अपने ही संघ में देखा कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं और उन्होंने कारण जाना। तो उन्होंने कहा कि अब सुधार करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? सुधार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पश्चिम देश में लगातार विकास हो रहा था और यूएसएसआर पीछे जा रहा था। अर्थव्यवस्था की जो कृषि का जो विस्तार था वो धीमी पड़ रही थी, अर्थव्यवस्था का विकास धीमी पड़ रही थी। तो उन्होंने सुधार करने की सोचा। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव जो महासचिव बने थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पश्चिमी इन्होंने दो नीतियां लाई मुख्य रूप से। ये है सबसे मुख्य रूप है, एक है खुलापन और दूसरा है पुनः संरचना की नीति। क्या लाई? खुलापन और पुनः संरचना, ग्लासनोस्ट और खुलापन। सबसे जो प्रमुख चीज है वो है कि ग्लासनोस्ट और खुलापन की नीति, यानी कि क्या है? खुलापन और पुनः संरचना, ग्लासनोस्ट एंड खुलापन। इन्होंने दो नीतियां लाई, एक है खुलापन और दूसरा है पुनः संरचना की नीति। लेकिन क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो रूढ़िवादी नेता थे, जो बुजुर्ग नेता थे, रूढ़िवादी नेता थे, वो कहते कि नहीं, विकास नहीं कीजिए, विस्तार अभी बहुत टाइम है, एकाएक विस्तार कीजिएगा तो ये का विघटन हो सकता है या कुछ हो सकता है। उन्होंने विरोध किया। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में सुधार करने के साथ इन्होंने सुधार करने की ठानी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने क्या कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब यूएसएसआर की जो प्रजा को पता चला कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर हो गई है, पश्चिम ये विकास हो गया बहुत अच्छा, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, हमारे यहाँ जो शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति पहले जो अच्छी थी अब खराब हो रही है, सरकार अब नजरअंदाज कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है, विपक्ष को बोलने नहीं देता है, वहां के व्यक्ति जो बोलने का जो अधिकार था उसको भी क्या कर दिया गया था, यूएसएसआर में रोक दिया गया था। तो जनता को जब ये पता चला, यानी कि यूएसएसआर की प्रजा को, तो उनको मनोवैज्ञानिक रूप से क्या लगा? धक्का लगा। क्या लगा? मनोवैज्ञानिक रूप से उनको धक्का लगा। और इस प्रकार सबसे भयावह घटना यह हुआ कि एक हम बाद में बताएंगे, एक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार, और बर्लिन की दीवार को जो जर्मनी में है, कहां पर है? जर्मनी में है। जो जर्मनी को दो भाग में बांटता है, एक पूर्वी भाग और एक है पश्चिमी भाग। ये जो बर्लिन की जो दीवार था, पूर्वी भाग जो यूएसएसआर वाले विचारधारा के कंट्रोल में थी, जबकि जो पश्चिमी भाग था वो यूएस के विचारधारा के कंट्रोल में थी। जब यूएसएसआर के लोगों को जब पता चला कि हम बहुत इतना पीछे हैं, तो लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा और मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार करने की सोच रहे थे उन पर विश्वास नहीं रहा और उनकी जो नीति थी खुलापन और पुनर्संरचना की जो नीति वो क्या हो गई? असफल हो गई। वो क्या हो गया? देर हो गई और वहां की यूएसएसआर की जनता ने अपना धैर्य खो दिया और बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और इस प्रकार लगने लगा कि यूएसएसआर का क्या हो गया? अंत हो गया। हालांकि देख लेते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में क्या किया कि पश्चिम के साथ संबंधों को उन्होंने बेहतर करना सोचा,
यूएसएसआर को लोकतांत्रिक रूप देने की बात कही। उन्होंने कुछ आर्थिक सुधार भी किया, यानी कि कृषि, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में कई तकनीकी विकास करने की सोचा। लेकिन जब यूएसएसआर की जनता ने अपना धैर्य खो दिया और क्या हुआ, वो क्रांति कर बैठे और अंत में जाकर 1991 में क्या हो जाता है, 1991 में क्या हो जाता है, यूएसएसआर का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। और माना जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां थी वो क्या हो गई, असफल साबित हो गई। दैट्स इट। क्लियर, इतना समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो किसने घोषणा किया, तो एक है 1991 में बोरिस येल्त्सिन। क्या है, बोरिस बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पहली बार 1991 में 3 बड़े गणराज्य यानी कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा की। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहाँ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने पहली बार रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यूएसएसआर की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। और इसमें उत्तराधिकारी राज्य कौन बना, रूस बना। उत्तराधिकारी कौन बना, रूस, क्योंकि रूस बहुत बड़ा क्षेत्र था, काफी विकसित था तकनीक और आर्थिक रूप से। इसका उत्तराधिकारी रूस बना। सुरक्षा परिषद में अस्थाई यानी कि वीटो पावर किसको मिला, रूस को मिला। क्या मिला, वीटो पावर। वीटो पावर क्या किसको मिला, रूस को मिला। और इस प्रकार क्या हो जाता है, यूएसएसआर का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूएसएसआर के विघटन के कारण। क्लियर। अब आगे अगला जो टॉपिक है वो है यूएसएसआर के विघटन का कारण। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यूएसएसआर के विघटन का क्या कारण रहा। तो वही बात, पहला जो इसका जो कारण है वो लिखिएगा कि संसाधनों का दुरुपयोग। हमने पहले बता दिया है कि यूएसएसआर ने काफी ऐसे संसाधनों का उपयोग अपने पिछलग्गू देशों पर अनुदान देने में खर्च किया। हथियारों के दौर में उन्होंने खत्म कर दिया, सैन्य पर खर्च कर दिया, और फिर फुजली के जो है ना, उन्होंने पैसों को क्या कर दिया, खर्च किया। संसाधनों का दुरुपयोग। दूसरा, गैर जिम्मेदार शासक हो गए। तो जैसे ही गैर जिम्मेदार, जिस उद्देश्य से लेनिन ने स्थापना की थी वो उद्देश्य ही क्या हो गई, भूल गए। तो गैर जिम्मेदार जब हो गए शासक तो ये अंतराल। तीसरा कि भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही इतनी चरम पर आ गई, इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि लोगों ने क्रांति करनी अब सोची। शासन का केंद्रीकरण होना, शासन का क्या होना, केंद्रीकरण होना। क्या था, इतने बड़े 15 संघों का चुनना और एक केवल कम्युनिस्ट पार्टी कुछ चुनिंदा नेताओं द्वारा निर्देश देना, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह केंद्रीकरण देखा गया। ये भी एक बड़ी कारण रही। शासन में केंद्रीकरण, वही बात, और लाल फीताशाही और लोगों को गुमराह रखना। लोगों को ज्यादा दिनों तक क्या रखा, गुमराह नहीं रखा जा सकता। जब लोगों को पता चला कि हम बहुत पीछे हैं, यूएस पश्चिम देशों में ज्यादा विकास हो चुका है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शक्ति केवल कुछ लोगों के पास है, भ्रष्टाचार है, हमारी प्रगति रुक हो गई, तो लोगों ने अपना धैर्य खो दिया और लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा और लोगों ने क्रांति कर दी और इस प्रकार यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो ये था कारण। ठीक है, अब है कम्युनिस्ट नेताओं का विरोध। अब जो मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार करने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट नेता के रूढ़िवादी थे, वो विरोध भी कर रहे थे। तो दो गुट बट गए, एक है सुधार करने वाले और एक है विरोध करने वाले। तो ये कारण भी रही उसके अंत का। गोर्बाचेव की असफल नीति को कह सकते हैं कि जो उनकी खुलापन और ग्लासनोस्ट की नीति थी वो क्या हो गई, अंत हो गई। उसके बाद है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार। जो 14 राज्य थे उसमें क्या हो गए, राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता का उभार देखा गया, क्योंकि रूस का वर्चस्व चल रहा था, रूस की दादागिरी चल रही थी, तो 14 संघ अपने पीछे कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर का ये कारण है। ठीक है, तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये जो दो ध्रुवीयता का अंत का क्या हमने कारण देखा कि सोवियत संघ प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या कमियां रही उसके विघटन का, मिखाइल गोर्बाचेव की क्या नीति है,
और उसके अंत का क्या कारण हुआ ये हमने जान चुका। इसकी पृष्ठभूमि को हमने देख लिया कि पूंजीवाद और समाजवाद साम्यवाद में किस प्रकार क्लैश हुआ, शीत युद्ध किस प्रकार हुआ। क्लियर। तो पहली जो चैप्टर है ये पहला टाइप था। अब दूसरी जो होगा एक और क्लास होगा इस चैप्टर का, उसके बाद एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।